कैसे हो बेटा? तो देखिएगा बेटा, एनटीए टीपीसी नीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पेपर नंबर 95 के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे बेटा, मैंने हर क्वेश्चन को पूरा कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है, अर्थात हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोगों का रिविजन हो जाए और अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो तो भी क्लियर हो जाए। तो बेटा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आप लोगों को बेनिफिट जरूर होगा। तो देखिएगा, इस पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको अल्कोहल गिवन है, उस पर पीसीसी का रिएक्शन कराना है, प्रोडक्ट बताना है, क्या बनेगा फाइनल। पहले तो पीसीसी क्या होता है? तो ये होता है बेटा pyridine, CrO3 और HCl। इसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बेटा पीसीसी, अर्थात pyridine, CrO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम पीसीसी बोलते हैं। तो यहाँ प्लस Cl पे क्या लगेगा माइनस और Cr+3 की फॉर्म में होगा। आपको पता होना चाहिए बेटा पीसीसी आर द सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपका सेलेक्टिव रिड्यूसिंग नहीं बेटा, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। और ये सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो आपके 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है उस 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। अर्थात आपको अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है वाया ऑक्सीडेशन तो उसके लिए हम सबसे बेस्ट जो रिएजेंट लेते हैं वो पीसीसी होता है। बट अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो एल्डिहाइड की जगह पर क्या बनेगा, कीटोन। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो वहां से इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब आप देखिएगा हमारे पास जो अल्कोहल गिवन है वो 2 डिग्री अल्कोहल है। बताओ अगर वो 2 डिग्री अल्कोहल है तो उसके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, कीटोन। तो बताओ उसका कौन सा आंसर राइट है बेटा? फर्स्ट आंसर आपका राइट है, क्योंकि यहाँ पर जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से इसके ऑक्सीडेशन के वाया H2 बाहर हो जाएगा और एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। आपको एल्डिहाइड गिवन है, उसका रिएक्शन करना है NaOH के साथ। आपको पता होना चाहिए बेटा कि कार्बोनिल कंपाउंड अर्थात एल्डिहाइड जो होता है वो आपके एक तो होता है डाइल्यूट NaOH और एक होता है कंसर्टेड NaOH। इनके साथ में दो डिफरेंट रिएक्शन करता है। इसके साथ तो एल्डोल रिएक्शन होता है और कंसर्टेड के साथ में बेटा केनी जारो रिएक्शन होता है। अब देखो इसने यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया तो हमें एक पता करना है कि कौन सा रिएक्शन होगा। तो उसके लिए कंडीशन है कि बेटा एल्डोल तब होगा जब आपके पास एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन होगा और केनिजारो जब होगा जब आपके पास नॉट मतलब एट मतलब कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। हमारे पास यहाँ पर बेंज एल्डिहाइड गिवन है और आप देखिएगा बेटा बेंज एल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अर्थात यहाँ पर भी sp2 कार्बन है, यहाँ पर भी sp2 कार्बन है। बट ये दोनों कार्बन sp2 होने की वजह से यहाँ पर लगा हुआ आपका ये भी sp2 है, अर्थात इसमें सभी कार्बन sp2 है, इसलिए यहाँ पर नो अल्फा हाइड्रोजन। अगर यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो बेटा यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा? तो यहाँ पर आपका जो रिएक्शन होगा वो होगा केनिजारो रिएक्शन। अब आपको मैं क्लियर कर दूं कि केनिजारो रिएक्शन एक आपका रेडॉक्स रिएक्शन है बेटा। कौन सा रिएक्शन होता है केनिजारो? एक रेडॉक्स रिएक्शन है और रेडॉक्स रिएक्शन है तो उसमें एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन होगा। तो इट इज द पार्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। एक का ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उससे तो बनेगा एसिड, तो यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो यहाँ से तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड। और इसका रिडक्शन हो गया, जिसका रिडक्शन हो जाएगा बेटा उससे बन जाएगा अल्कोहल। तो ऑक्सीडेशन वाले से एसिड और रिडक्शन वाले से अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अगर दोनों डिफरेंट हो तो जो मोर रिएक्टिव होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा और जो लेस रिएक्टिव होगा उसका रिडक्शन होगा। तो बताइएगा इसमें कौन सा आंसर आपका राइट है? उसने पूछा था विच प्रोडक्ट कैन नॉट बी फॉर्म। तो पहला प्रोडक्ट आपका बनेगा, ये नहीं बनेगा बेटा फिनोल, तो इसका आंसर बी हो गया। सी भी बनेगा, ए बनेगा, सी बनेगा, बी नहीं बनेगा, अर्थात यहाँ से फिनोल का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ से बेंजाइलिक अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा बी। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। विच व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट बताना है। यहाँ पर NaOBr दिया है, अर्थात ये है कि जब हम Br2 का रिएक्शन NaOH के साथ करते हैं तो यहाँ से सोडियम हाइपोब्रोमाइड बनता है। और आपको पता है बेटा Br2 प्लस NaOH आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन और इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री, चाहे वो एलिफेटिक हो और चाहे वो एरोमेटिक हो। एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन के फॉर्मेशन का ये बेस्ट मेथड होता है। तो यहाँ से, और बेटा ये डिसेंडिंग सीरीज है जहां पर CO मतलब CO2
ये आपके डिसेंडिंग सीरीज है जहां पर CO2 गैस रिलीज होती है। तो देखो यहाँ से मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिएगा बोर्ड पे, ये है, यहाँ पर है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर है एमाइड, और यहाँ पर 2 मिथाइल है। जब इसका रिएक्शन हम Br2 प्लस NaOH के साथ करेंगे तापमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से, तो यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, और यहाँ पर आपके पास अमाइन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? अमाइन का। तो ये तो हो गया COOH, और ये हो गया आपके पास अमाइन, अर्थात ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट यहाँ से फर्स्ट के साथ। अब सेकेंड में वो H के साथ में इसको हीटिंग भी कर रहा है। तो देखो बेटा, जब इसको हम H के साथ में हीटिंग करेंगे तो C≡OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और H के साथ हीटिंग करने का मतलब क्या होगा? तो यहाँ से आप देखिएगा, ये एसिड है और ये बेस है, यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन के वाया यहाँ से आपके पास क्या होगा? H2O वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा, और यहाँ से रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से रिंग का फॉर्मेशन होगा, तो आप देखो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनल प्रोडक्ट ये होगा। ये ऐसे कैसे रहेगा? ये रिंग का फॉर्मेशन होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ से रिंग, इसके पास में यहाँ पर क्या आएगा? डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ से कौन सा ग्रुप आके जुड़ेगा? NH, और NH किसके साथ जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये प्रोडक्ट आपका फॉर्मेट हो जाएगा। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो बेटा फर्स्ट आंसर आपका रॉन्ग है। फर्स्ट तो तब बनता जब केवल NaOBr होता, H प्लस के साथ हीटिंग नहीं होता। सेकंड तब पॉसिबल होता जब यहाँ H नहीं होता और यहाँ से क्या होता? ज्यूटेराइन का फॉर्मेशन होता। आपका सी आंसर राइट है। सी आंसर में आप देखो, जब यहाँ से ये एसिड बना था तो ये और ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है, तो ये C≡O एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। डी भी आपका रॉन्ग है। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एंजाइम दैट यूटिलाइज ATP इन फास्फेट ट्रांसफर रिक्वायर एन एल्कलाइन अर्थ मेटल। मतलब एंजाइम के अंदर ATP, फास्फेट का ATP फॉर्मेशन के लिए एक मतलब मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, जो कि M है। विच एक्ट एज ए कोफैक्टर, जो कोफैक्टर की तरह काम करती है, जो मेटल की रिएक्टिविटी को बढ़ाती है, वो मेटल कौन सा है? तो ये आपके बायोमोलिक्यूल्स का डायरेक्ट लाइन होना चाहिए। इसका आंसर होगा बेटा मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 15, रिंग के ऊपर CH2 और Cl, अर्थात आपको बेंजाइल क्लोराइड गिवन है। तो आप देखो ये बेंजाइल क्लोराइड है, इस बेंजाइल क्लोराइड का रिएक्शन करना है एक्वस KOH आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर NSR, और यहाँ पर SN1 रिएक्शन होगा क्योंकि बेंजाइलिक है। यहाँ से आपके पास जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा कार्बोकेटाइन। इस पर अटैक करेगा आपका न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, और न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से मेरे पास यह बन जाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल। तो ये बन गया आपके पास बेंजाइलिक अल्कोहल। अब बेंजाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है MnO2 के साथ। ध्यान रखना बेटा, MnO2 ओनली एलाइलिक अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन करता है। तो आप जरा देखो रिंग में, यहाँ से मैं बॉन्ड लगा देता हूँ, ये बॉन्ड, तो अल्कोहल के साथ में CH2 ग्रुप सिग्मा पाई, अर्थात ये एलाइलिक है। तो ये केवल आपका एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है, और वो भी किसके अंदर? केवल 4 एल्डिहाइड में, 1 डिग्री को एल्डिहाइड में। तो यहाँ से 1 डिग्री अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, और MnO2 के ऑक्सीडेशन के वाया आपका ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बन गया एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का रिएक्शन करना है बेटा 50% NaOH। ध्यान रखना 50% NaOH, 2 NH होते हैं, एक डाइल्यूट एक कंसंट्रेट। अगर कहीं भी 50% NaOH रेटिंग लिखा हुआ तो समझ जाओ इसका मतलब कौन सा रिएक्शन है? केनी-जारो रिएक्शन है। और केनी-जारो रिएक्शन वो शो करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, नो अल्फा हाइड्रोजन। अभी बेंजाइल के पास ये कार्बन sp2 है, इस पर हाइड्रोजन भी नहीं है, और ये आपके क्या है, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो यहाँ से केनी-जारो होगा, और हमें पता है कि केनी-जारो आर द पार्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। केनी-जारो एक रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है, जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, तो एक का क्या होता है बेटा? रिडक्शन। तो यहाँ से एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन होगा, रेडॉक्स है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उससे तो बनेगा एसिड, तो यहाँ से एसिड बनेगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने यूज किया है तो एसिड का सोल्ट बनेगा। तो यहाँ से जिसका ऑक्सीडेशन होगा उससे एसिड का सोल्ट बनेगा, और जिसका रिडक्शन होगा उससे हमें अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, अर्थात यहाँ से
बेंजाइलिक अल्कोहल बनेगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा फर्स्ट, सोडियम बेंजोएट और बेंजाइलिक अल्कोहल। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द एस ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन फॉर डिफरेंट हेलोजन इज इन ऑर्डर। आपको यहाँ डिफरेंट हेलोजन दे रखा है, इनमें आपको डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का ऑर्डर बताना है। क्या होता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन? कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका हेलोजन है। इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन और हेलोजन काटना, क्योंकि डी मतलब रिमूव होना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन। तो देखो डी का मतलब होता है बेटा रिमूव, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन, हाइड्रोजन हेलोजन दोनों का रिमूव होना डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कहलाता है। और यहाँ पर आपके पास एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो बेटा यहाँ पर आपके ये दोनों जो हैं वो क्या है? लिविंग ग्रुप है। ये दोनों आपके क्या है बेटा? लिविंग ग्रुप है। और ये दोनों जो लिविंग ग्रुप है, तो ये लिविंग ग्रुप आपके फर्स्ट स्टेप के पार्ट हैं, अर्थात आरडीएस के पार्ट हैं। तो इस पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है E1 के अकॉर्डिंग। E1 में अगर हम बात करें तो पहला स्टेप फ्लो है, जिसके अंदर आपका लिविंग ग्रुप हटता है, और लिविंग ग्रुप का हटना आरडीएस का पार्ट है। और तो यहाँ पर आपके दो लिविंग ग्रुप हो गए, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन। हाइड्रोजन तो हमेशा फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। आपका हेलोजन चेंज होगा। इसका मतलब यहाँ पर हम बोलेंगे कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। अब आप देखो हमारे पास डिफरेंट हेलोजन में एक होता है F माइनस, एक होता है Cl माइनस, एक होता है Br माइनस और एक होता है I माइनस। बेटा ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, और जब एक ही ग्रुप के एलिमेंट होते हैं तो हमेशा साइज कंसिडर पैरामीटर होता है। फ्लोरीन तो सबसे स्मॉलर इन साइज है, और स्मॉलर इन साइज होने की वजह से आपका बेटा ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, अर्थात ये आपका बैड, मतलब इसको हम ऐसे कहेंगे नॉट गुड लिविंग ग्रुप, अर्थात एक लिविंग ग्रुप का काम नहीं करता, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। जबकि अगर आयोडीन की मैं बात करूं तो बेटा आयोडीन लार्जर इन साइज है, और लार्जर इन साइज होने की वजह से अपने नेगेटिव चार्ज को मोर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज, मोर डिस्पर्सन ऑफ नेगेटिव चार्ज और मोर स्टेबल। ये आपका मोर स्टेबल है। तो कहने का मतलब यहाँ से जो आपका हेलोजन हट रहा है, हटने के बाद अगर वो स्टेबल होगा तो इजीली रिमूव होगा, अगर वो स्टेबल नहीं होगा तो इजीली रिमूव भी नहीं होगा। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। अगर इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन भी यही होगा। कहने का मतलब आपका बनने वाला एनाइन मोर स्टेबल होगा। तो सुनना, मोर स्टेबल एनाइन, अगर बनने वाला एनाइन मोर स्टेबल होगा तो इजीली रिमूव होगा, इजीली रिमूव होगा। और बेटा इजीली रिमूव होगा तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? मोर रिएक्टिव भी होगा। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया? आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड। तो सबसे ज्यादा आयोडाइड की, उसके बाद ब्रोमाइड की, फिर क्लोराइड की, फिर फ्लोराइड की। तो आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फर्स्ट आंसर आपका राइट है। और इसके इनवर्स में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपके लीव अवेबिलिटी, लीव अवेबिलिटी पे डिपेंड करती है, और लीव अवेबिलिटी एसिडिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। तो आप देखो HI की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो HCl और HBr के कंपेयर में मोर होती है, तो इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी बेटा? मोर होगी। क्वेश्चन नंबर 17, राइट हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। आपको हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बताना है। क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन? तो देखो आप, ये एल्कीन है, इस एल्कीन पर जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो जैसे इस एल्कीन पर हाइड्रोजन ऐड होगा बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन के ऐड होते ही एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी को ही हम HOH बोलते हैं, अर्थात ये आपका एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब आप देखो अगर ये एल्कीन आपका मोर स्टेबल होगा तो आपको पता है बेटा हाइड्रोजन लेस ऐड होगा, और यहाँ से लेस एनर्जी आएगी। क्यों? क्योंकि जो मोर स्टेबल होता है उसकी रिएक्टिविटी लेस होती है। तो जो मोर स्टेबल होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव होगा तो एनर्जी लेस होगी। अगर बेटा वो लेस स्टेबल है तो आपको पता है क्या होगा? मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा तो बेटा एनर्जी भी क्या होगी? मोर होगी। इसलिए यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी चेक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास कंक्लूजन क्या बन गया?
HOH इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। आपको जो भी कंपाउंड है उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी चेक करनी है, और मेनली एल्कीन होती है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब आप ध्यान रखना, ये रूल आप तभी अप्लाई करोगे अगर आपके पास पाई बॉन्ड सेम हो। इफ पाई बॉन्ड सेम, अगर पाई बॉन्ड सेम होता है तो HOH हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन अगर मान लो बेटा अल्फा हाइड्रोजन सेम नहीं होते, इफ इफ पाई बॉन्ड डिफरेंट, अगर आपके पास पाई बॉन्ड डिफरेंट होते हैं तो इसी कंडीशन पर HOH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होते हैं। जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी मोर होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पाई बॉन्ड ही चेक करेंगे। आप देखो इसके पास 1 2 3 3 पाई बॉन्ड है बेटा, यहाँ पर भी 3 पाई बॉन्ड है और यहाँ पर भी 3 पाई बॉन्ड है, सभी में पाई बॉन्ड सेम है। तो फर्स्ट रूल नहीं लगेगा, आपका सेकेंड रूल लगेगा बेटा यहाँ से। तो आपका सेकेंड रूल लगेगा। सेकेंड रूल का मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन या स्टेबिलिटी। बेटा आप थर्ड कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये एरोमेटिक है और एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद में देखो बेटा इसके अंदर यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है पाई सिग्मा पाई, अर्थात ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इसके कंपेयर में इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। उसके बाद में बात करें तो बेटा फर्स्ट में कोई भी कॉन्जुगेशन सिस्टम नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करूँ तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा थर्ड की है, फिर सेकंड की है और फिर फर्स्ट की है। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा तो बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर जस्ट इसका इनवर्स हो जाएगा। तो बताओ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या हो गया, थर्ड का सबसे कम, सेकंड का उससे ज्यादा और फर्स्ट का सबसे ज्यादा। तो बेटा इसका फर्स्ट आंसर आपका राइट है। इसके अलावा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से भी डिसाइड कर सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 3 और 3, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। यहाँ काउंट करो आप 3 2 और 2, तो कितने हो गए 2 2 2 3 7 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। इसके बाद यहाँ काउंट करो 2 2 2, यहाँ पर आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मोर होंगे उसकी स्टेबिलिटी मोर होगी तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी लेस होगा। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन मोर है तो इसकी स्टेबिलिटी लीस्ट है तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी बेटा, मोर होगी। अब आ जाए सॉरी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लेस होगी क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी मोर है, अर्थात नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 18, कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्रेल सेंटर इन बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। ध्यान रखना बेटा फ्रक्टोफ्यूरेनोज बोल रहा है। फ्रक्टोफ्यूरेनोज का मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज। ध्यान रखना फ्रक्टोफ्यूरेनोज किसको बोलते हैं, फ्रक्टोफ्यूरेनोज हम ग्लूकोज को बोलते हैं और साइक्लिक फॉर्म में लेना पड़ेगा आपको। तो बताओ जब ये साइक्लिक फॉर्म में होगा तो इसके अंदर कितने क्रेल सेंटर होंगे। तो इसका साइक्लिक फॉर्म क्या होता है वो देखिएगा, ये होता है फ्रक्टोफ्यूरेनोज। अब बताओ इसमें कितने क्रेल सेंटर है। तो बेटा ये कार्बन भी आपका क्रेल सेंटर है, ये कार्बन भी आपका क्रेल सेंटर है, ये कार्बन भी आपका क्रेल सेंटर है और ये कार्बन भी आपका क्रेल सेंटर है। तो बेटा इसमें टोटल क्रेल सेंटर कितने होते हैं 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। इसी के साथ आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द ESR। आपको बताना है कि इनमें ESR के रेस्पेक्ट में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। तो बेटा ESR क्या होता है, ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है क्योंकि ESR आर द मेन कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये रिंग है, जब इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रेक होने से एक कार्बन पर आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा और एक कार्बन पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन सेकंड स्टेप में यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड वापस कन्वर्ट होकर एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आपके इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर अटैक कर रहा है और इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसका अटैक वहां पर ज्यादा होगा जहां पर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होगी। तो बेटा रिंग में आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करनी है। अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होगी तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगा। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ ESR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M +I, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M और -I होती है। सबसे पहले +M आएगा, फिर +I आएगा, उसके बाद -I आएगा और -M सबसे लास्ट में आएगा। तो बताओ यहाँ पर रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी। तो देखो सबसे पहले मिथाइल है, मिथाइल का यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी है और इंडक्टिव भी है।
एल्डिहाइड का माइनस एम है तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर एल्डिहाइड का माइनस एम है, नाइट्रो का भी माइनस एम है, ये भी नहीं हो सकता। तो ये दो तो रॉन्ग हो गए। फर्स्ट में हाइपर कॉन्जुगेशन है, जहाँ पर देखो इंडक्टिव इफेक्ट भी है बट ओ CH3 का प्लस एम है, और प्लस एम है तो यही आंसर आपका राइट है, क्योंकि प्लस एम वाले की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी मोर होती है, जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी अधिक बढ़ाता है। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑर्डर इनकरेक्ट है। पहला कह रहा है कि आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन के बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखना बेटा, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड चेन होता है। अब ध्यान रखना, अगर आइसोमर्स होते हैं तो आइसोमर्स के अंदर केवल ब्रांचिंग वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, मोलिकुलर वेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। पहला आपका आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन है, तो बेटा एन ब्यूटेन तो ये होगा और आपका आइसोब्यूटेन ये होगा। इसके अंदर ब्रांचिंग ज्यादा है, इसलिए इसका एरिया, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका एरिया कम होगा। ये लीनियर है तो इसका एरिया मोर होगा। और बेटा बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांडरवाल फोर्स होता है। तो जिसका एरिया मोर होगा वहां वांडरवाल फोर्स ज्यादा होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर लीनियर वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो बेटा फर्स्ट तो आपका राइट है। अब आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन के अंदर। सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन और ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन मेल्टिंग पॉइंट का। देखो बेटा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ये होता है और ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन ये होता है। और आपको पता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, या ऐसे कह सकते हैं मोर सिमेट्रिकल, मोर क्लोज पैकिंग, मोर मेल्टिंग पॉइंट। आप देखिएगा आपका जो पैरा वाला स्ट्रक्चर है वो मोर सिमेट्रिकल है, अगर मोर सिमेट्रिकल है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ लिखेंगे मोर सिमेट्रिकल, मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, मोर क्लोज पैकिंग इफिशियंसी, तो इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और यही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसने ऑर्थो का ज्यादा बता रखा है, पैरा का कम, जबकि पैरा का ज्यादा होगा ऑर्थो का कम। नेक्स्ट में आपको एल्कीन दे रखी है, उसका डाइपोल मोमेंट आपको बताना है। तो आप देखो नेक्स्ट जो एल्कीन है उसमें डाइपोल मोमेंट सी सी सी। पहला आपका सिस एल्कीन है, एक में क्लोरीन है और एक में मिथाइल है। वैसे तो बेटा डाइपोल मोमेंट जो हमेशा सिस का ट्रांस से ज्यादा होता है, वैसे तो बेटा डाइपोल मोमेंट हमेशा सिस का ट्रांस से ज्यादा होता है, बट अगर दोनों डिफरेंट नेचर के होते हैं तो ऐसी कंडीशन पर ट्रांस का डाइपोल मोमेंट इससे ज्यादा हो जाता है। देखो आप, ये क्लोरीन है, इसका माइनस आई है अर्थात देने की टेंडेंसी है, इसका प्लस आई है लेने की टेंडेंसी है, सॉरी इसकी लेने की टेंडेंसी, इसकी देने की टेंडेंसी है। तो इसमें तो एरो ऐसे लगेगा और इसमें एरो ऐसे लगेगा। तो आप देखिएगा दोनों एरो एक दूसरे के अपोजिट टाइप है, जबकि आप यहाँ देखो क्लोरीन की टेंडेंसी लेने की, मिथाइल की टेंडेंसी देने की, दोनों का एरो एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। इस केस में ट्रांस का डाइपोल मोमेंट इससे ज्यादा है और ये भी आपका राइट है। लास्ट वाले में हीटिंग हीट ऑफ कॉम्बिनेशन दे रखा है। बेटा HOC हीट ऑफ कॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये भी आपका राइट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, बी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर आपको एल्कीन के साथ सेरियम ऑक्साइड गिवन है। तो बेटा सीरियम जो ऑक्साइड होता है SeO2 सेलिनियम ऑक्साइड, सेलिनियम ऑक्साइड आर द सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये भी आपका सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिस तरह से आपका MnO2 वर्क करता है उसी तरह से ये भी वर्क करता है। ये आपके एलाइलिक जो पोजीशन है वहां पर अल्कोहल लाने का काम करता है। तो यहाँ पर भी एलाइलिक पोजीशन पर अल्कोहल होगा, ऑक्सीडेशन अर्थात एलाइलिक कार्बन का ऑक्सीडेशन करके अल्कोहल बनाता है। तो आप देखो हमारे पास जो स्ट्रक्चर गिवन है वो स्ट्रक्चर ये है, इसके रेस्पेक्ट में ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका OH। तो बताइएगा इसमें कौन सा स्ट्रक्चर आपका राइट है, तो बेटा बी आंसर आपका राइट है। तो ध्यान रखना डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। इट इज द सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो केवल एलाइलिक पोजीशन वाले कार्बन का, एलाइलिक पोजीशन कार्बन यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा और वो आपके COH में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33,
द गाउच फॉर्म ऑफ द मीजो ब्यूटेन 2,3 डायोल है। आपको बताना है गाउच फॉर्म ऑफ द मीजो ब्यूटेन 2,3 डायोल क्या होगा। तो आप देखिएगा ब्यूटेन, ये हो गया ब्यूटेन, 2 और 3 डायोल का मीजो फॉर्म, तो ये हो गई बेटे इसका मीजो फॉर्म हो गई। अब आप देखो इसके मीजो फॉर्म की कौन सी फॉर्म बनानी है, गाउच। अगर केवल यही फॉर्म होती तो इसके अंदर आपको पता है बेटा पोस्ट भी है और कोर्स भी है, इसके अंदर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री था, बट इसका हमें गाउच फॉर्म बनाना है। गाउच फॉर्म का मतलब है कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में। तो आप देखो कन्फर्म आइसोमेरिज्म बनाएंगे इसका, तो यहाँ पर मेरा पास CH3 हो गया एक कार्बन पे CH3 H और OH है, तो यहाँ पर मैंने H ले लिया और यहाँ पर मैंने OH ले लिया, यहाँ पर OH ले लेता हूँ और यहाँ पर आपका CH3 ले लेते हैं। सेकेंड कार्बन पर भी यही है। अब इसका गाउच फॉर्म बनेगा, तो इसके गाउच फॉर्म में बेटा यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर इसका मिथाइल आ जाएगा और इसका यहाँ पर H आ जाएगा। गाउच फॉर्म का मतलब क्या होता है, तो देखो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ब्यूटेन से। कहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ, ब्यूटेन के कन्फर्मेशन से। तो देखो ये ब्यूटेन का कन्फर्मर है CHH, यहाँ भी कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। ये होता है बेटा फुल्ली एपिलेप्स फॉर्म होता है। जब इसको हम 60 डिग्री पे रोटेट करते हैं, तो 60 डिग्री पे रोटेट करने के बाद यहाँ कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन आ जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। ये आपका क्या हो जाता है बेटा, पार्शियली स्टेगर्ड हो जाता है, और इसी पार्शियली स्टेगर्ड फॉर्म को हम क्या बोल रहे हैं, गाउच फॉर्म। तो यही फॉर्म मैंने वहां पर आपके सामने ड्रॉ करी है। जब इसको अगेन आप रोटेट करते हो, तो इसको अगेन रोटेट करने पर बेटा C, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर H, तो हाइड्रोजन इसके यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। इसको हम वापस एपीलैप, और इसको देखो क्या बोल रहे थे, फुल्ली एपीलैप। ये आपका क्या बन जाएगा, पार्शियल स्टेगर्ड। यहाँ पर दोनों कार्बन डिफरेंट हो गए, इसलिए इसको बात बोलते हैं पार्शियल एपीलैप। और इसको वन टाइम और रोटेट करते हैं, तो बेटा वन टाइम रोटेट करने के बाद में आपको पता है दोनों कार्बन आपके अपोजिट हो जाते हैं, इसी फॉर्म को बोलते हैं एंटी, और एंटी का मतलब ये हो जाएगा आपका फुली स्टेगर्ड। तो ये गाउच फॉर्म बनाया मैंने, आपको बताना है इस गाउच फॉर्म में क्या होगा। तो आप देखो बेटा यहाँ पर आपके पास OH है और यहाँ पर भी आपके पास OH है, इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। अब देखो अगर इन चारों में स्टेबिलिटी की बात करूं, तो बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, एंटी। एंटी के बाद में कौन सा होगा बेटा, गाउच, पार्शियल स्टेगर्ड वाला। उसके बाद में कौन सा होगा बेटा, पार्शियली एपीलैप, और उसके बाद कौन सा होगा बेटा, फुल्ली एपीलैप। अर्थात एंटी, एंटी का मतलब हो गया फुल्ली स्टेगर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद में पार्शियली स्टेगर्ड आएगा। बट जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस होता है, तो बेटा गाउच की स्टेबिलिटी एंटी से मोर हो जाती है। तो ये आपका गाउच फॉर्म है, यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बेटा D। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है। फर्स्ट एग्जाम्पल पेनिसिलियम, बेटा सभी पेनिसिलियम आपका एंटीबायोटिक होता है। ओफ्लोक्सासिन, ये भी आपका एंटीबायोटिक है। एम्फ्लॉक्सिलिन, ये भी एंटीबायोटिक है। बट बेटा बियोथेनेल ये एंटीबायोटिक नहीं है, इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, C। इसी के साथ आपका ये NTA TPC नीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन पेपर नंबर 95 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।